नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित यूपीएससी कोचिंग सेंटर राउ के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मुद्दा संसद में गूंजा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कई सदस्यों ने अपनी राय रखी। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला है और गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली में 3 छात्रों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने सरकार से इस मामले पर समुचित कार्रवाई की मांग की। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित यूपीएससी कोचिंग सेंटर राउ के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मुद्दा उठाया। इस मामले पर उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा में इस मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा हुई। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने छात्रों के जीवन से जुड़े संवेदनशील मुद्दे को उठाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घटना को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा, इसको लेकर सरकार सजग है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए। कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर सवाल उठाए। वहीं शहरी विकास मंत्री ने जानकारी साझा की कि कोचिंग संस्थान को एनओसी देने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार की है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर आजकल एक व्यवसाय बनकर रह गए। राज्यसभा में सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के गैर कानूनी कोचिंग सेंटर और जलभराव का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मरे गए छात्रों की मौत को हत्या बताया। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर भाजपा का प्रदर्शन हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी के उपराज्यपाल सचिवालय पर भी प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं में दिल्ली में आम मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए इस घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन भी चलाई। भाजपा सीधे 3 छात्रों की मौत के लिए दिल्ली सरकार, नगर निगम और राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। आम आदमी पार्टी घटना की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और एमसीडी कमिश्नर को निलंबित करने की मांग की। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह कहकर अपनी सरकार का बचाव किया कि उन्होंने फरवरी महीने में मानसून के दौरान जलभराव को रोकने के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें कोई भी आईएएस अधिकारी नहीं पहुंचा। दरअसल जिस जगह यह घटना हुई है उस क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक हैं। ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई एमसीडी के अंतर्गत आती है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट हादसे को लेकर एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कहा कि यह हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई करते हुए जेई को टर्मिनेट और एई को सस्पेंड किया जा चुका है। अतिक्रमण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे। उपराज्यपाल ने यहां 3 छात्रों की मौत के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने उपराज्यपाल के सामने अपने मुद्दे रखे। उपराज्यपाल ने मृतक छात्रों के परिजनों के लिए मुआवजा घोषित करने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की बात कही। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवक ने प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर छात्रों की सुरक्षा की गुहार लगाई। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्र नगर निगम और दिल्ली सरकार की उदासीनता की वजह से प्रतिवर्ष जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों का जवाब जल्द ही वित्त मंत्री देंगी।
रक्षा मंत्री ने अग्निवीरों को लेकर किए जा रहे दावों पर भी विपक्ष को चेताया। उन्होंने कहा, सीमा सुरक्षा को लेकर अग्निवीरों के बारे में विपक्ष द्वारा जो बोला जा रहा है वो सरासर गलत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी एक संवैधानिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष होते हुए संसद में जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, वो बहुत ही दुखद है। ये संविधान को कमजोर करने वाला काम है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में कहा कि हमारे मंत्रालय ने आइडिया फॉर लाइफ की शुरुआत की है। 45 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के सभी विश्वविद्यालयों, IIT, IIM, NLU को आमंत्रित किया गया है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में राज्य के विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता के साथ हो रहे खिलवाड़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने राज्य सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले मकानों की राशि का उपयोग नहीं किया और पात्र गरीब और आदिवासी जनों को मकानों से वंचित रखा। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते हर साल बारिश के दौरान बाजार में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। व्यापारियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों ने समाधान का एक भी प्रयास नहीं किया, जिसके चलते स्थानीय व्यापारियों को विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली NCR में जनता को 60 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचने वाली भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की वैन को हरी झंडी दिखाई। टमाटर की कीमतों को लेकर NCCF ने पहल की शुरुआत की है। पहल का उद्देश्य बाजार को स्थिर करना और खुदरा कीमतों को कम करना है। यह पहल आज से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर शुरू की गई। दिल्ली में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के 400 छात्रों के दांतों और कानों की जांच हेल्थ चेकअप के माध्यम से की गई। इस दौरान विशेषज्ञ द्वारा छात्रों को डेंटल हेल्थ से जुड़ा परामर्श और स्वस्थ दांतों के लिए एक चिकित्सकीय किट भी भेंट की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वो आत्म अनुशासन के साथ इस धार्मिक यात्रा को संपन्न करें। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सरकार बल्कि विभिन्न समाज के लोग भी पूरी आस्था के साथ उनकी सेवा में लगे हुए हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंता चौक आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। 9 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन समापन होगा। दिल्ली के INA मार्केट में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 8 गाड़ियों को लगाया गया। हालांकि इस घटना में कुछ लोग झुलस गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर पामेड़ एरिया कमेटी के अंतर्गत 1 लाख की इनामी माओवादी सहित 14 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वर्ष 2024 में अब तक 137 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को शासन की तरफ से आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में ऑपरेशन राहत के तहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। ऑपरेशन राहत के जरिए अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोगों को निकाला जा चुका है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद MCD ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। MCD ने कई संस्थानों द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया।
लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विशेष लोक अदालत की शुरुआत की। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चलने वाली विशेष लोक अदालत में हजारों मामले निपटने की उम्मीद है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को राहत देते हुए कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए आदेश दिया था, इसमें दखल की कोई जरूरत नहीं। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने सोरेन को जमानत देते समय जो टिप्पणियां की हैं, निचली अदालत उनसे प्रभावित हुए बिना सुनवाई जारी रखे। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह आरोप पत्र हाई प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। बिहार में पहले से मौजूद सभी छोटे बड़े पुलों और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और अन्य पक्षधरों को नोटिस जारी किया। बिहार के रहने वाले वकील ब्रिजेश सिंह ने याचिका दायर कर मांग की है कि बिहार में पहले से मौजूद और निर्माणाधीन पुलों की रियल टाइम निगरानी के लिए एक स्थायी नीति हो। इसके लिए कानून बनाकर एक स्थायी संगठन बनाया जाए। महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ पाला बदलने वाले एनसीपी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को नोटिस जारी किया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 5 अगस्त तक चल गई। ईडी ने सिसोदिया की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा। वहीं सीबीआई अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। असम एपीएससी घोटाले में एक विशेष अदालत ने दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई है। अदालत ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष मुख्य आरोपी राकेश पाल को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बाद स्थानीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 23 अंक की मामूली बढ़त के साथ 81,355 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन निफ्टी में भी मामूली बढ़त दर्ज की गई। दिन के अंत में निफ्टी की 1 अंक बढ़कर 24,830 अंक पर बंद हुआ। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती के बीच रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.73 पर स्थिर रुख के साथ बंद हुआ। चालू वित्त वर्ष की पहले तिमाही में इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ 41% से बढ़कर 2,403 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वर्ष 2026 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 20% तक रह सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक रिपोर्ट में इस बात का आकलन पेश किया गया। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पहल की मदद से केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत की। राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने इस बात की जानकारी दी। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कोयला उत्पादन में 11.65% की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक समूह हनीवेल ने एयर इंडिया के बेड़े में शामिल विमानों के सहायक बिजली इकाइयों के रखरखाव के लिए समझौता किया है। घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए डीजीटीआर ने चीन में बने बिना फ्रेम वाले कांच के दर्पण पर अगले 234 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की दर से डंपिंग विरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। भारत समेत क्वाड के अन्य सदस्य देशों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के भरोसा जताया गया। इसको लेकर दक्षिण चीन सागर में डराने वाले और खतरनाक युद्ध अभ्यास पर भी चिंता जताई गई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुली नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और राष्ट्रों की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का सम्मान करने का भी आह्वान किया।
संयुक्त बयान में कहा गया कि हम एक ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जिसमें किसी देश का प्रभुत्व ना हो और कोई देश किसी अन्य देश पर हावी ना हो। प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन जिम्मेदारी से किया जाए। हर देश सभी प्रकार के दबाव से मुक्त हो और अपने भविष्य को खुद निर्धारित कर सके। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो की क्वाड बैठक को बेहद सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों की विदेशी नीति व्यवस्थित तरीके से क्वाड का हिस्सा है। विदेश मंत्री ने कहा कि बैठक का एक विस्तृत एजेंडा भी है जिसमें समुद्री साझेदारी और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्लोबल साउथ के साथ प्रौद्योगिकी के लाभ साझा करना शामिल है। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। टोक्यो में हुई इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने क्वाड समूह की मजबूती में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के योगदान और भारत जापान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। दरअसल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो की वापसी हुई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद के चुनाव नतीजों में मादुरो को सबसे ज्यादा 51% लोगों का समर्थन मिला। वहीं विपक्षी नेता गोंजालेज को 44% लोगों ने समर्थन दिया। हालांकि विपक्ष ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और नतीजों पर सवाल उठाए क्योंकि सर्वे के साथ एग्जिट पोल्स ने भी गोंजालेज को बड़े अंतर से जीतता हुआ बताया था। जीत के बाद दुनिया भर से सामने आ रही मादुरो को लेकर संदेहास्पद प्रतिक्रियाओं के बीच मादुरो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने नतीजों को संदेह की नजरों से देखने वालों को पुख्ता सबूत देने की बात की। अपने संबोधन में मादुरो ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली पर निशाना साधा क्योंकि माइली ने एक्स पर पोस्ट के जरिए मादुरो पर फांसीवादी और नाजी विचारधारा जैसे शब्दों से संबोधित किया। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए निकोलस मादुरो ने कहा कि विपक्ष ने नतीजों के बाद फिर से चुनाव में धोखाधड़ी का रोना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी वेनेजुएला के चुनाव नतीजों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये नतीजे वेनेजुएला के लोगों की इच्छा को प्रदर्शित नहीं करते। गोलान पहाड़ियों पर हुए हमले के बाद से इजरायली हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ सबक सिखाने की बात दोहरा रहा है। इजरायल की कैबिनेट ने सरकार को जवाबी हमले का अधिकार देते हुए कहा कि ये वो तय करे कि घातक रॉकेट हमला के जवाब कैसे और कब देना है। आरोप है कि मस्जिद शम्स पर रॉकेट हमला ईरान समर्थित लिबनानी गुट हिजबुल्लाह ने किया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन आरोपों का खंडन किया है। सोमवार को इजरायली ड्रोन ने लेबनान के शकरा कस्बे को निशाना बनाया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। आशंका है कि हमास के मुकाबले कहीं ज्यादातर ताकतवर हिजबुल्लाह के साथ बड़ी लड़ाई एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है और इसमें अन्य देश भी कूद सकते हैं। इस बीच टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने गाजा संघर्ष में हस्तक्षेप की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जैसा हमने काराबाख या लीबिया में किया उसी तरह यहां भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा न करने की कोई कारण नहीं। संघर्ष के फैलने की आशंकाओं के बीच जर्मनी की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी लुफ्थांसा ग्रुप ने बेरूत आने जाने वाले 5 रूट्स निलंबित कर दिए हैं। इन 5 रूट्स पर ग्रुप की स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, यूरोविंग्स और लुफ्थांसा एयरलाइंस फ्लाइट उड़ानें भरती हैं। लेबनान की मिडिल ईस्ट एयरलाइंस ने बेरूत एयरपोर्ट से जुड़ी उड़ानें रद्द या निलंबित होने की जानकारी दी। MEA के मुताबिक शिया हथियारबंद राजनीतिक गुट हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देखकर यह कदम उठाया गया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 5000 लोगों के बाढ़ से प्रभावित होने के बाद चीन के साथ देश की सीमा के पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पेरिस ओलंपिक में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता मामूली अंतर से पदक से चूक गए। उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। स्पर्धा का स्वर्ण चीन के नाम रहा।
पेरिस ओलंपिक में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता मामूली अंतर से पदक से चूक गए। अर्जुन बबूता का कहना है कि उन्हें अपने खेल पर गर्व है, एक आखिरी शॉट से काफी कुछ बदल सकता था। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स स्पर्धा के फाइनल के लिए भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने क्वालिफाई कर लिया है। खिलाड़ी अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड में 580 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स स्पर्धा का फाइनल मुकाबला कल दोपहर 1 बजे होगा। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में भारत की रमिता जिंदल 7वें स्थान पर रही। रमिता ने शानदार शुरुआत की, लेकिन वो इसे अंत तक बरकरार नहीं रख पाई। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की तिकड़ी तुर्की के खिलाफ उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। हॉकी में भारत और अर्जेंटीना के बीच पूल बी का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। अंतिम समय में भारत को मिले पेनाल्टी कॉर्नर पर कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल दागकर टीम को बराबरी दिलाई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल के ग्रुप मुकाबले में आसान जीत हासिल की। लक्ष्य ने बेल्जियम के जूलियन करागी को हराने में सफलता पाई। लक्ष्य ने मुकाबले को सीधे गेम में 21-19, 21-14 से अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्ट्रो की जोड़ी को ग्रुप स्टेज के लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें जापान की मत्सुयामा और चिहारा शिदा की जोड़ी ने 21-11 और 21-12 से हराया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन के राफेल नडाल के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। जोकोविच ने अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंद्वी नडाल को लगातार सेटों में 6-1, 6-4 से हराया। चीनी निशानेबाज शेंग लिहाओ ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शेंग ने 252.2 का ओलंपिक रिकॉर्ड स्कोर बनाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शेंग ने रजत पदक जीता था। पेरिस की सेन नदी की पानी की खराब गुणवत्ता के कारण दूसरे दिन भी तैराकी प्रशिक्षण रद्द किया गया। भारी बारिश के कारण सेन नदी का प्रदूषण स्तर और धारा की गति दोनों बढ़ गए। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन जारी है। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में यशस्वी 1000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कल खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले 2 मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। अपने 90 साल के सफर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 5 एपिसोड की वेब सीरीज लाने की योजना पर काम कर रहा है। फिल्म राजा साहब से अभिनेता प्रभास की पहली झलक सामने आ गई। वीडियो में प्रभास स्टाइलिश एंट्री लेते नजर आ रहे हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता संजय दत्त का आज 65वां जन्मदिन है। फिल्म रॉकी से अपनी सिनेमाई सफर शुरू करने वाले संजय दत्त अब तक कुल 180 फिल्मों में काम कर चुके हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन 2024 की ओपनिंग वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 3650 करोड़ का कारोबार किया। अभिनेत्री सनी लियोनी की आगामी फिल्म कोटेशन गैंग की रिलीज डेट टल गई। फिल्म 20 अगस्त को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। कमल हासन ने अपनी नई फिल्म ठग लाइफ की डबिंग शुरू कर दी है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है। हालांकि अब तक फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है। और अमेरिका के एडिसन सिटी में लगाए गए अमिताभ बच्चन के स्टैच्यू को गूगल सर्च ने मान्यता प्रदान की है। दरअसल एक जबरा फैन ने 60 लाख रुपए खर्च कर इस स्टैच्यू का निर्माण करवाया था। और एक्सप्रेस न्यूज 100 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।